हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जो कि एसएससी CHSL 2020-21 की परीक्षा में पूछे गए हैं। और कल ही हमने इस पर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि हम किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार से जो हमारी PY की सीरीज़ है वो चलने वाली है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें, इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आप समझ पाएँ कि हम किस प्रकार से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ने वाले हैं। और इससे रिलेटेड भी एक प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल होगी और वहीं पर ही क्रम से सभी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी डेली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और शुरू करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। तो देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी एज इट इज़ पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो कि हमने प्रीवियस ईयर से लिए हुए हैं। जो भी एसएससी CHSL के एग्ज़ाम्स इस बार हुए हैं 2021 में, उन्हीं में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एज इट इज़ क्वेश्चंस हैं, तो हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के आंसर के बारे में भी, और साथ ही साथ जो अदर ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा वो है 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था। यानी जो भी ये वायसराय गवर्नर जनरल दिए हुए हैं इनमें कौन 1905 में हुए बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार था। तो इसका देखिए जो सही आंसर होगा वो होगा लॉर्ड कर्जन, क्योंकि लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन हुआ। सन 1905 ईस्वी में बंगाल को दो भागों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, जो कि आज आप पश्चिम बंगाल देखते हैं, और पूर्वी बंगाल को ही बाद में बांग्लादेश बना दिया गया। और तो लॉर्ड कर्जन के जो अन्य कार्य हैं उनके बारे में भी जानते हैं। तो इनके समय में बंगाल का विभाजन हुआ और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातात्विक विभाग की जो स्थापना है वो भी किस वायसराय के समय हुई थी। तो लॉर्ड कर्जन के समय इसकी स्थापना हुई थी। और अन्य ऑप्शंस के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो इनमें जो लॉर्ड मेयो हैं, तो लॉर्ड मेयो एक ऐसे गवर्नर जनरल वायसराय हैं जिनकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, इनके बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। ये हैं भारत के प्रथम वायसराय। तो देखिए, भारत में पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, फिर गवर्नर जनरल की शुरुआत हुई और फिर आप देखेंगे कि 1857 से फिर भारत में वायसराय बनने लगा, यानी गवर्नर जनरल के पद को ही वायसराय का पद बना दिया गया। तो भारत के जो प्रथम वायसराय बने वो कौन बने? लॉर्ड कैनिंग बने। उसके बाद आता है नाम लॉर्ड रिपन का। तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है लॉर्ड रिपन। और साथ ही साथ जनगणना के पिता के रूप में भी, जनगणना के जनक के रूप में भी लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है, क्योंकि लॉर्ड रिपन के समय में ही जनगणना की शुरुआत हुई थी। तो ये दो बातें लॉर्ड रिपन के बारे में आपको याद रखनी है। बाकी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है लॉर्ड कर्जन। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो देखिए, जो टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर स्थित है। तो वैसे तो इसके बारे में हम ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, जो हमने वहाँ पर जो भी नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, साथ ही साथ टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, इनके बारे में भी हम डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, जिनमें सभी राज्यों में जो टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क हैं, उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हर साल के एग्ज़ाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो नेशनल पार्क से हो या टाइगर रिजर्व की। तो देखिए, बात करें अगर हम टाइगर रिजर्व की, तो टाइगर रिजर्व होते क्या हैं। तो देखिए, ये नेशनल पार्क का ही एक एरिया जहाँ पर जो टाइगर की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी उनके संरक्षण के लिए, उनके रिजर्व के लिए एक उस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है और वहाँ पर बाघों के संरक्षण के लिए कार्य किया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में, जब प्रोजेक्ट टाइगर आया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ही इन टाइगर रिजर्व्स का निर्माण किया जाने लगा। और अभी अगर हम बात करें तो हमारे भारत में 52 टाइगर रिजर्व मौजूद हैं वर्तमान में। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। सरिस्का जो बाघ अभ्यारण्य है ये स्थित है राजस्थान में, यानी ये राजस्थान का टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व। उसके अलावा राजस्थान में और भी टाइगर रिजर्व हैं, जिनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो इनमें है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, उसके बाद मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व। तो ये दो और टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित हैं। तो अगर ये भी पूछे जाते हैं आपसे तो आप इन्हें अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद बात आती है कर्नाटक की। तो देखिए, कर्नाटक में भी कई सारे टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें है बांदीपुर
भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व और बिलागिरी टाइगर रिजर्व। तो ये सभी टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर, कर्नाटक में। उसके बाद गुजरात और हरियाणा में टाइगर रिजर्व तो नहीं, बट जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो हरियाणा में देखिए सुल्तानपुर और कालेसर 2 नेशनल पार्क हैं। उसके अलावा गुजरात में फेमस नेशनल पार्क गिर नेशनल पार्क है, जो कि फेमस है किसके लिए, एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में स्थित है। और इसका सही आंसर होगा राजस्थान, ये आपको याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डोगरी भाषा। डोगरी भाषा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो देखिए जो डोगरी भाषा है वो जम्मू कश्मीर की एक लैंग्वेज है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जम्मू कश्मीर, यानी डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। और ये है एक यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरीज यहाँ पर बनाया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी लैंग्वेज है वो भी बोली जाती है, साथ ही साथ डोगरी भाषा भी बोली जाती है। तो अब हम अन्य ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है लक्षद्वीप, जो भी एक यूनियन टेरिटरी है, और लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये क्वेश्चन अभी UP SSC में पूछा गया था। तो देखिए जो लक्षद्वीप में भाषा बोली जाती है वो है मलयालम। तो आप देखेंगे लक्षद्वीप और केरल के जो हाई कोर्ट हैं वो भी एक ही हैं, इसीलिए यहाँ पर वही भाषा बोली जाती है जो केरल में बोली जाती है, यानी मलयालम भाषा यहाँ पर बोली जाती है लक्षद्वीप में। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तराखंड और असम की, तो ये दोनों एक राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। और बात करें अगर हम उत्तराखंड में, तो कई सारी भाषाएँ उत्तराखंड में भी बोली जाती हैं अलग अलग रीजन में, जिनमें आपकी गढ़वाली रीजन में गढ़वाली भाषा, कुमाऊं में कुमाऊनी भाषा, उसके अलावा हिंदी आदि भाषाएं भी वहाँ पर बोली जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें असम में, तो असम में भी कई सारी भाषाएं हैं जो वहाँ पर फेमस हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा विदेशी यात्री अपने देश से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें आपको वो ऑप्शन बताना है जो कि गलत है, यानी जो विदेशी यात्री दिया हुआ है वो उसका देश नहीं है। तो सबसे पहले जो फेमस नाम है उनको हम यहाँ पर एलिमिनेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए इब्न बतूता। तो हम सभी को पता है इब्न बतूता मोरक्को का ही विदेश यात्री था, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, यानी ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इब्न बतूता के बारे में ये सही है। आपको कौन सा छांटना है, जो मेल नहीं खाता यानी जो गलत है। तो देखिए मार्को पोलो इटली का ही विदेश यात्री था, यानी ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया क्वेश्चन के अनुसार। उसके बाद अलबरूनी उज्बेकिस्तान, यानी अलबरूनी कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था, बिल्कुल सही है, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा पीटर मुंडी चीन, क्योंकि यही मेल नहीं खाता है, क्योंकि जो पीटर मुंडी है वो विदेश यात्री है कहाँ का, ये एक ब्रिटिश विदेश यात्री है, ना कि चीन का। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है ये यहाँ पर सही माना जाएगा। पीटर मुंडी चीन से संबंधित नहीं है, चीन से मेल नहीं खाता। जितना ही इसमें क्वेश्चन में था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये एक एसोसिएशन है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो आपको केवल यहाँ पर सन बताना है, तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है। 1951 ईस्वी में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्य डैश तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उत्तरदायी है, यानी आपको बताना है कितने से कितने वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए जो राज्य है वो उत्तरदायी होगा। राज्य का यहाँ पर मतलब है देश भी शामिल, इसमें सभी राज्य भी शामिल हैं और भी कई सारी जो कंपनी हैं वो यहाँ पर शामिल होती हैं। तो मौलिक अधिकारों के अनुसार तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा 6 से 14 वर्ष। तो 6 to 14 ईयर ओल्ड जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राज्य उत्तरदायी है, यानी उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ऐसा मौलिक अधिकार बनाया गया, यानी बाद में इसे जोड़ा गया। ये मूल मौलिक अधिकार में तो ये अधिकार नहीं दिया हुआ था, बट 21 का, यानी जैसा कि आपको पता है हमारे मौलिक अधिकार 12 to 32 तक जो हमारे मौलिक अधिकार हैं 12 से 35 नंबर आर्टिकल तक हमारे सभी मूल अधिकार दिए हुए हैं, और उन्हीं में बाद में जोड़ा गया 21 का शिक्षा का अधिकार, यानी 21वें आर्टिकल के एक भाग में जोड़ा गया शिक्षा के अधिकार को यहाँ पर जोड़ा गया, यानी 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य है। तो
शिक्षा का अधिकार का जिक्र कहाँ पर किया गया है? 21 का में। ये भी क्वेश्चन अभी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में पूछा गया था, शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो ये है 21 का में, और इसे जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन से। कब? 2002 में। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य बताया गया। तो ये इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं निम्न में कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है। यानी 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, ये बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर अवेयरनेस के भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो इनमें आपको बताना है कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप इनका फुल फॉर्म जानते हैं तो आप अच्छी तरीके से इन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डीवीडी, जो कि हम सभी पहले देखा करते थे, अब तो वो चलन से थोड़ा सा बाहर हो रहा है, जो डीवीडी प्लेयर है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो यहाँ पर बताया गया ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है, तो ये तो देखिए डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है, यानी ये तो ऑप्टिकल डिस्क का ही उदाहरण है, यानी ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद आता है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क का क्या होता है? तो ये बेसिकली एक डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट होता है। ये डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट होता है, यानी कोई जो वीडियो होता है हाई रिजोल्यूशन का, वो इसमें यहाँ पर इनबिल्ट होता है, या हम कह लें कि इसी में स्टोर होता है। तो ये स्टोरेज फॉर्मेट है जो ब्लू रे डिस्क होता है। उसके बाद प्रोम आता है हमारा। प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद CD रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें भी डिस्क आया है, इसमें भी डिस्क आया है, इसमें भी डिस्क आया है, इसलिए ये तीनों हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। यहाँ पर सही आंसर होगा प्रोम, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोम ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, यानी सभी में जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पर स्टोर किए जाते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क में। तो इसका सही आंसर होगा प्रोम। बढ़ते हैं आगे, फिर क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है? यानी किस कारक से जो सॉइल फॉर्मेशन है वो यहाँ पर नहीं हो सकता है? तो सबसे पहले है बायोटिक एजेंट, और इससे जो मृदा निर्माण है वो तो होता ही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद आप देखेंगे स्थलाकृति यानी टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर, तो इससे भी मृदा का निर्माण होता है। हमने पढ़ा होगा जो भी सैंड ड्यून्स होते हैं तो वो सॉइल फॉर्मेशन के लिए ही उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद मूल सामग्री, इससे भी सॉइल फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हमारा सही आंसर है मवेशी चराई, यानी जो भी कैटल फीडिंग है उससे यहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन नहीं होता, यानी ये जो कारक है वो मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है। बढ़ते हैं आगे, फिर एक बार कंप्यूटर का एक क्वेश्चन यहाँ पर हमको देखने को मिला है। तो उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डेटा संप्रेषित करने में सक्षम बनाता है? यानी कंप्यूटर टेलीफोन या केबल लाइनों पर डेटा संप्रेषित करता है किस डिवाइस के माध्यम से? तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑप्शन देखें तो मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या होता है? आपने देखा होगा लैपटॉप या जो मॉनिटर होता है उसके, यानी जो CPU या लैपटॉप होता है उसके अंदर जो एक संरचना होती है, हम ये कह लें एक सर्किट बोर्ड होता है, एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसे हम कहते हैं मदरबोर्ड। उसके बाद मॉनिटर, आप सभी लोग जानते हैं मॉनिटर के बारे में। और उसके बाद आता है माउस। तो माउस से आप देखते हैं केवल हम जो भी आदेश हैं उनका यहाँ पर अनुसरण किया जाता है, यानी आदेश दिया जाता है कि ये से हमको ये करना है, स्क्रॉल करना है वगैरह, ये सभी जो कार्य होते हैं वो माउस से किए जाते हैं। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है मॉडेम। तो मॉडेम आपने यूज़ भी किया होगा। तो मॉडेम से ही कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डेटा संप्रेषित करने में सक्षम बनाता है। जब वहाँ पर मॉडेम लगाया जाता है तो वहाँ से आप किसी भी डाटा को यहाँ पर संप्रेषित कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा मॉडेम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ से संबंधित है? यानी किस आर्टिकल में राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेने का जिक्र किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आर्टिकल 60, यानी आर्टिकल 60 में ही राष्ट्रपति के शपथ के बारे में जो जानकारी है वो दी गई है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा और किस प्रकार से राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेगा।
तो अन्य जो आर्टिकल ऑप्शन में दिए हुए हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आर्टिकल 66, और आर्टिकल जो 66 है ये रिलेटेड है उपराष्ट्रपति के चुनाव से, यानी वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से रिलेटेड है आर्टिकल 66। उसके बाद आर्टिकल 57, आर्टिकल जो 57 है ये राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की क्या पात्रता होनी चाहिए उसको बताता है। उसके बाद जो आर्टिकल 54 है ये बताता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, निर्वाचन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है आर्टिकल 54। यहाँ पर सही आंसर होगा आर्टिकल 60। अगला क्वेश्चन है फिर हमारा यहाँ पर, निम्न में से किस राज्य से मांड गायन शैली संबंधित है। तो ये हमारा बेसिकली आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, इसमें आपसे गायन शैली है, नृत्य शैली है, पर्व हैं, त्यौहार हैं, ये सभी जो क्वेश्चन हैं। तो एक क्वेश्चन आपका लगभग निश्चित ही रहता है, ज़्यादा भी यहाँ पर हो सकते हैं जिनमें नृत्य शैली है, संगीत शैली है, उसके अलावा पर्व हैं, फेस्टिवल्स हैं, जो भी त्यौहार हैं उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए जो ये मांड गायन शैली है ये रिलेटेड है कहाँ से, राजस्थान से, यानी राजस्थान में ही मांड जो गायन शैली है वो यहाँ पर फेमस है। और अन्य ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो ठुमरी गायन शैली है जो यहाँ पर फेमस है, उसके अलावा मध्य प्रदेश में पंडवानी गीत फेमस रहते हैं, और उसके अलावा गुजरात में अगर हम बात करें तो डांडिया रास काफ़ी फेमस होता है जो गुजरात से रिलेटेड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा इंग्लिश में दिया हुआ है और ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बट इसको हिंदी में किया जाता है तो आप उतनी अच्छी तरीके से शायद ना समझ पाते, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको एज इट इज इंग्लिश में ही लिख दिया जिससे आप इसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और हिंदी भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए इकोनॉमिक्स से भी 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि काफ़ी टफ भी हो जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स समझना थोड़ा सा टिपिकल लगता है हम लोगों को। तो फिर इसमें जो क्वेश्चन है वो है द म्यूचुअल फंड, आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड के बारे में। तो जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, यानी द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन, किस संगठन के द्वारा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, IRDA एंड IFCI, सेबी एंड RBI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड सिडबी, नीति आयोग एंड IIFCL। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सेबी एंड RBI, यानी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जाता है वो सेबी एंड RBI के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। सेबी का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है सेबी का। और उसके बाद अगर हम बात करें RBI की तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। और इसके वर्तमान में जो RBI गवर्नर हैं वो है हमारे शक्तिकांत दास। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा सिडबी का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है नीति आयोग, जो कि पहले योजना आयोग हुआ करता था, उसे नीति आयोग बनाया गया और उसके अध्यक्ष होते हैं वर्तमान के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा सेबी एंड RBI के द्वारा जो म्यूचुअल फंड है वो यहाँ पर रेगुलेट किए जाते हैं। तो ये हमारे ऑल ओवर क्वेश्चन थे और 12 क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया। तो हमने आपको कल भी बताया था 10 प्लस और 20 माइनस क्वेश्चन इन्हीं के बीच में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अन्य जो क्वेश्चन थे वो सभी 2020 यानी मिड 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन थे, करंट अफेयर्स के, जो हमारे अब कोई काम के नहीं है, इसीलिए हम उनके बारे में डिस्कस यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। करंट अफेयर्स वैसे भी 2021 वाली हम पढ़ते आ रहे हैं तो हम उसे उसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे। और कल की क्लास में फिर से हम मिलेंगे 12 to 13 क्वेश्चंस के साथ, और देखते हैं, आप देख ही रहे हैं, हम उसके साथ ही साथ अन्य जो ऑप्शंस हैं उनसे भी अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो आता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरीके से इस सीरीज़ से जुड़े रहिए, हम डेली इसमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके नॉलेज को इम्प्रूव और इन्हेंस जरूर करेंगे और आगामी परीक्षाओं में आपके लिए ये हेल्पफुल भी साबित होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।